वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो देखो, आज की क्लास में हम तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, ठीक है, लेकिन आज की क्लास में आपका जो बूलियन अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि जो अब हमने बीपीएससी ट्री 3 के लिए जो यहाँ पे बैच स्टार्ट किया है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपके बीपीएससी में जितने भी बूलियन अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम लॉजिक गेट से क्वेश्चन आते हैं तो वो सारे टॉपिक हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं एंड ये आपकी उसके रिगार्डिंग लास्ट क्लास रहेगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंप्यूटर अर्थमेटिक्स के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे? कंप्यूटर अर्थमेटिक्स, मतलब कि बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन एंड बाइनरी डिवीजन। ये हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहला तो ये टॉपिक हो गया। फिर सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। सेकंड टॉपिक हमारा क्या रहेगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड हम बात करेंगे किसकी? के मैप की। अभी मैंने बीपीएससी का जो आपके प्रीवियस एग्जाम हुआ था ट्री 2 और ट्री 1, उसका क्वेश्चन पेपर देखा था। तो वहां पे डायरेक्टली ऐसे के मैप नहीं पूछा गया है, के मैप के बारे में डायरेक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन अगर आपने देखा हो तो वहां पे मिनिमाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपको जो बूलियन लॉज की हमने बात करी थी, बूलियन रूल्स की जो हमने बात करी थी, आपको वो रूल्स याद हो। आप उन रूल्स को अगर आपको याद है तो आप उस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो उन रूल्स की हेल्प से, ठीक है। एक मेथड तो वो था, तो वो जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो सेकंड मेथड होता है उन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जिनमें ये कहा जाता है कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमाइज टर्म बताओ, है ना। तो उनको एक मेथड होता है कि हम के मैप के थ्रू डिस्कस करें, तो यहाँ पे मतलब सॉल्व करें के मैप के थ्रू। तो इसीलिए आपको अगर रूल्स याद नहीं है एग्जाम में, उस टाइम पे आपके माइंड में नहीं आ रहा है रूल्स क्या लगेगा, तो आप के मैप को एक बार वहां पे लगा के देख सकते हो। क्या पता आपका के मैप से आपका आंसर निकल जाए। तो इसीलिए आपको के मैप के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम के मैप को डिस्कस करेंगे, 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स तक कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। उसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए के मैप में ही, मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे दो टर्म्स होती है आपके पास, सॉप एंड पोज, ठीक है। कौन कौन सी होती है? सॉप एंड पोज। तो यहाँ पे इन टर्म्स के बारे में भी हम बात करेंगे। इन टर्म्स को बोल दिया जाता है कैनोनिकल फॉर्म्स। क्या बोलते हैं इनको? कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं। एंड सॉप और पोज, यहाँ पे देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। कई बार आपने देखा हो कि यहाँ पे सॉप एंड पोज ना मिलके आपको SOM और POM भी मिल जाएगा। तो ये भी क्या है? आपकी सॉप एंड पोज का ही एक मतलब दूसरी तरह से एक रिप्रेजेंटेशन है। तो सॉप एंड पोज या फिर सॉम या पॉम, तो ये क्या आपकी कैनोनिकल फॉर्म्स रहेंगी, इनके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। और फिर ये तो हो गई हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बूलियन अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो आपके बीपीएससी, इसी क्लास की बात कर रही हूँ, जो आपका बीपीएससी ट्री 2 और ट्री 1 में बूलियन अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने देखा था कि जो आपका ट्री 1 है उसमें तो केवल 5 ही क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन जो आपका ट्री 2 है उसमें 15 क्वेश्चन आए हुए हैं बूलियन अलजेब्रा से। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चंस हो गए एंड इन 20 क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करें हमारी क्लास। कंप्यूटर अर्थमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्पीड यहाँ पे मेरी काफी नॉर्मल ही रहेगी, ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे क्योंकि मे बी आपको कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को, तो इसीलिए स्पीड हम यहाँ पे क्या रखेंगे? नॉर्मल ही रखेंगे। अब देखिए, कंप्यूटर अर्थमेटिक का क्या बोल देते हैं? बाइनरी अर्थमेटिक। ये इजी होता है लर्न करना क्योंकि इसके अंदर केवल 2 ही डिजिट्स यूज होती है, जो कि है 0 और 1। अब बाइनरी एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं तो देखिए, 0 प्लस 0 क्या होगा? 0। 0 में 1 ऐड करोगे तो 1, 1 में 0 करेंगे तो 1, लेकिन 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0। 0 क्या हो जाएगी यहाँ पे? आउटपुट। और 1 क्या चली जाएगी? कैरी, ठीक है। सिंपल एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। जैसे एक एग्जाम्पल गिवन है और एक अलग से एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 1 1 0 को हमें ऐड करना है किसके साथ? 1 1 के साथ। तो कैसे एडिशन होगा? देखिए, 0 प्लस 1 मतलब 1,
1 + 1 मतलब 1 0, तो 0 आउटपुट हो गई और 1 क्या चली गई ऊपर, कैरी। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा, फिर से 1 0, तो यहाँ पे सिंपली हमने लिख दिया 1 0। अब 1 हमारी आउटपुट में मेंशन मत करना, 0 0 1 रिजल्ट रहेगा। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, 0 - 0 0, 0 और 1 - 0 1 एंड 1 - 1 0। लेकिन 0 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो ये क्या करेगा, 0 जो है वो एक बोरो करेगा। क्या लेगा, बोरो करेगा। कितना बोरो करेगा, 2। अब 2 में से 1 गया तो कितना आएगा आंसर हमारा, 1। तो 0 में से 1 गया तो क्या आता है, 1। अब इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझिए। कुछ एग्जाम्पल गिवन है, ये आप ट्राई कीजिएगा। देखिए 1 0 0 और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 1 0 0 1। क्या माइनस करना है इसमें से, 1 0। तो देखिए ध्यान से समझिएगा सब्ट्रैक्शन को थोड़ा, किस में से माइनस करना है हमें, 1 1 0 में से। तो 1 में से 0 गया तो 1 आ गया, लेकिन 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 0 क्या करेगा, अगले वाले से बोरो करेगा। लेकिन 0 खुद ही 0 है, उसके पास कुछ नहीं है देने को, तो वो अपने से अगले वाले के पास जाएगा और बोरो करेगा। वहां पे 1 है, 1 उसको दे देगा। अब 1 खुद तो 0 बन गया और उसने क्या दे दिया उसको, 2 दे दिया। लेकिन इस 0 को भी अपने से पिछले वाले को देना था, तो इसने उसको 2 कर दिया और खुद क्या बन गया, 1 बन गया। अब देखो 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0 और 1 क्या बन गया था, 0। तो इस तरह से हम सिंपली सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की। तो यहाँ पे अगर हमें 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आप बिट्स को चेंज कर दीजिए, 1 को 0 में, 0 को 1 में। जैसे ये एग्जांपल है 0 1 1 0, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1। ये क्या हो गया, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसकी रेंज क्या होती है, 2 की पावर n - 1 से लेके -2 की पावर n - 1। अब बात करें अगर 2's कॉम्प्लीमेंट की, तो क्या करना है, 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देना है। जैसे ये 1 कॉम्प्लीमेंट था, इसमें क्या कर दिया मैंने, 1 ऐड कर दिया। तो 1 + 1 कितना होता है, 0, और 1 क्या चली जाती है, कैरी। तो 1 + 0 1, 0 0 1। ये क्या हो गया, मेरा 2's कॉम्प्लीमेंट निकल गया। इसकी रेंज कितनी होगी, रेंज इसकी हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर। अगर ऐसा कोई नंबर दे दे और उसका डेसिमल पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या है, x = बेस की पावर n - 1, x माइनस नंबर। ये दो फॉर्मूले हैं। देखिए यहाँ पे 37 का बेस 10 है, तो 10 और डिजिट कितनी है 37 में, 2। तो 10 की पावर 2 - 1 कितना आएगा, 99। अब 99 को किस में से माइनस करना है, ओरिजिनल नंबर 37 में से। क्या आंसर आ जाएगा, 62। अब यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे 8 है बेस, और 6 के अंदर कितनी डिजिट है, 1। तो 8 की पावर 1 - 1 = 7, और 7 को किस में से माइनस कर देंगे, ओरिजिनल नंबर 6 में से। आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। मल्टीप्लीकेंड और मल्टीप्लायर इनको बोलते हैं। सेम वैसे मल्टीप्लाई करिएगा जैसे आप नॉर्मल मैथ में करते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे 1 को मल्टीप्लाई किया तो 0 1 0 1 आ गया, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। लास्ट में सबका क्या कर देना है, एडिशन परफॉर्म कर देना है। अब बात कर लेते हैं नंबर की रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी एक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके मैग्नीट्यूड और उसके साइन नंबर से, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन कंप्यूटर के अंदर सब कुछ 0 और 1 ही होता है, इसीलिए ये जो प्लस माइनस है ये भी क्या रहेंगे, 0 और 1 की फॉर्म में ही रहेंगे। इसीलिए इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी जाती है जिसको साइन बिट बोलते हैं। अगर साइन बिट 1 है तो नेगेटिव नंबर है, और 0 है तो पॉजिटिव नंबर है। इंटीजर, फ्लोटिंग, फ्रैक्शनल, हम सभी टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो टेक्निक होती है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में भी 3 मेथड्स यूज होते हैं किसी भी एक साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, देखिए 2 चीज होती है, एक होती है LSB और एक होती है MSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट।
MSB हमेशा ही साइन बिट को रिप्रेजेंट करेगी 0 और 1 से, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग बिट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड को। अगर +24 यहाँ पे लिख दिया मैंने इस तरह से और 0 लास्ट में है तो मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, और 1 लास्ट में है तो मतलब वो माइनस का नंबर है। रेंज उसकी गिवन है यहाँ पे 2 की पावर n -1 -1 से लेके -2 की पावर n -1 -1। सेकेंड मेथड होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट को हम नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। आप किसी भी एक नंबर को वंस नेगेटिव नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका पहले पॉजिटिव निकाल लीजिए, पॉजिटिव नंबर लिख लीजिए उसका, और फिर उसका क्या कर दीजिए, वंस कॉम्प्लीमेंट। वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे कि +5 है, -5 का मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो आप +5 को लिख लीजिए, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आप उसका प्लस का निकालिए, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कीजिए। ये उसकी रेंज गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इसमें ड्रॉबैक क्या था कि इसके अंदर 0 की भी 2 रिप्रेजेंटेशन होती है, +0 और -0। 2's कॉम्प्लीमेंट भी 2's नेगेटिव नंबर के लिए ही होता है। आप 5 बिट रजिस्टर एज्यूम करके चलिएगा। जैसे कि सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। पहले प्लस नंबर लिखिए, प्लस का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा, आपका माइनस की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। रेंज है 2 की पावर n -1 से लेके -2 की पावर n -1। 0 की एक ही रिप्रेजेंटेशन होती है, वो भी पॉजिटिव नंबर में। सेकेंड टाइप फ्लोटिंग पॉइंट की, इसमें हम फ्रैक्शनल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल में गिवन है आपको, एक पार्ट होता है एक्सपोनेंट, एक होता है मेंटिसा। मेंटिसा मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट। n = m × r की पावर e, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। m मतलब मेंटिसा और e मतलब कि एक्सपोनेंट। IEEE ने 2 फॉर्मेट स्पेसिफाई किए हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। एक हो सिंगल प्रिसीजन और दूसरा होता है डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन मतलब 32 बिट ऑपरेंड एंड डबल में 64 बिट ऑपरेंड। यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा नंबर। S मतलब साइन बिट, दोनों में 1 बिट ही होती है। साइन बिट दोनों के अंदर 1 बिट होती है। सेकेंड पार्ट एक्सपोनेंट 8 बिट होगा और मेंटिसा कितनी होगी, 23 बिट। डबल प्रिसीजन के अंदर ये 11 बिट और 52 बिट रहेगा, ठीक है। चलिए, अभी हमने कंप्यूटर अर्थमेटिक को डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या देखेंगे, के मैप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। के मैप, सोप एंड पोज, ये यहाँ पे हम टर्म्स को अभी हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एंड क्योंकि टाइम कम है तो मुझे अभी इन नोट्स को टाइप करने का टाइम नहीं लगा कि मैं इनको वर्ड में टाइप करके PDF में कन्वर्ट करूँ, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली इनको अपने हैंड रिटन नोट्स से ही आपको करवा रही हूँ, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैम क्या नोट्स का डेमो मिल सकता है क्या, तो देखो यही आपका नोट्स का डेमो है कि आपको जो PDF मेरे पास अवेलेबल है। एक्चुअली में मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने अभी आपके BPSC का जो ट्री 2 था और HPSC का जो एग्जाम था उसके लिए मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो यही आपका नोट्स का डेमो है। जो नोट्स आपके ऑलरेडी कंप्यूटर में कन्वर्ट हो चुके हैं, मैंने कंप्यूटर में टाइप कर दिए, वो आपको वहां से मिलेंगे। उनकी PDF आपको कंप्यूटर टाइप नोट्स में मिलेगी। एंड जो सब्जेक्ट अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं वो आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स की PDF में मिलेंगे। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पे नोट्स के डेमो हो जाते हैं, नोट्स का सैंपल हो जाता है। काफी स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि उनको नोट्स का डेमो मिले, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम के मैप। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आप पर्सनली DM कर सकते हो, ठीक है। का पूरा नाम क्या होता है, कार्नोव मैप या कार्नोव मैप, जो भी इसको प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो के मैप होता है वो क्या किस लिए यूज़ होता है, तो के मैप मिनिमाइजेशन या सिंप्लीफिकेशन के लिए ही एक टेक्निक है। बूलियन अलजेब्रा या फिर जो हमारे पास एक पूरा जो बूलियन का सेट दिया जाता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है। 2 फॉर्म होती है इसके अंदर, फर्स्ट है SOP एंड सेकंड है POS, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। उसके बाद देखिए जो के मैप है वो एक टेबल की तरह ही होता है। कैसी रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी, एक टेबल की तरह होती है, मतलब उसके अंदर क्या होते हैं, रो और कॉलम्स होते हैं। अब अगली मेन बात क्या है कि जो के मैप के अंदर रो और कॉलम मिला के क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं। और एक पर्टिकुलर सेल, हर एक सेल एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करती है।
जैसे ये मेरा एक के मैप है, टेबल की फॉर्म में है, रो और कॉलम्स है और इसके अंदर 4 सेल है। तो ये 4 सेल 4 रिप्रेजेंटेशन को, 4 जो वेरिएबल की कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास n वेरिएबल है, तो इसके अंदर कितनी सेल्स होंगी, मतलब कितने बॉक्सेस होंगे, 2 की पावर n सेल्स होंगी। अब कुछ स्टेप होते हैं के मैप बनाने के, तो देखिए सबसे पहला स्टेप है आप ये फाइंड आउट कीजिए कि आपके के मैप में कितनी सेल्स होंगी। ठीक है, सेकंड क्या है कि हमारा के मैप मिन टर्म का है या मैक्स टर्म का है। अब मिन टर्म का मतलब ये है कि वो SOP यूज़ कर रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, या फिर वो सिग्मा, उसके अंदर सिग्मा मेंशन किया गया है। ठीक है, और अगर वो मैक्स टर्म का है तो वो POS होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम, या फिर वो पाई उसके अंदर मेंशन होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि हमारे क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि या तो वो मिन टर्म है, या वो सोप की फॉर्म है, या फिर वो सिग्मा यूज़ कर रहा है, या अगर मैक्स टर्म है तो वो पोज की फॉर्म में होगा, या फिर वो पाई को यूज़ कर रहा होगा। इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो किस फॉर्म में है। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया भाई किस फॉर्म में है, हमें ये भी पता चल गया नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने यूज़ हो रहे हैं, तो हमारा के मैप कितने वेरिएबल का बनेगा। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो मान लीजिए हम यूज़ कर रहे हैं सोप, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको गिवन नंबर्स है ना, 1 3 5 इस टाइप के नंबर्स गिवन होंगे, या फिर हम उनको बोलते हैं मिन टर्म, तो उस मिन टर्म की जगह आपको क्या फिल करना है, 1। और अगर पोज की फॉर्म है तो क्या फिल करेंगे हम वहाँ पर, 0। ठीक है, 0 फिल करेंगे, बाकी में क्या फिल कर देंगे, 1। इतनी बात आपको समझ आई कि अगर सोप गिवन है तो मिन टर्म में क्या लिखना है, हमें 1 लिखना है, और अगर पोज की फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो मैक्स टर्म में क्या लिखेंगे, 0। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर सोप की फॉर्म यूज़ हो रही है तो वहाँ पर 0 का मतलब होता है बार, मतलब नेगेटिव नंबर, और 1 का मतलब क्या होता है, ए, नॉर्मल नंबर। अगर पोज की फॉर्म की बात हो रही है तो वहाँ पे कोई ए वेरिएबल है, उसकी 0 और 1 दो वैल्यू होगी। अगर उसकी वैल्यू 0 है तो उसका मतलब ए है, और अगर उसकी वैल्यू 1 है तो उसका मतलब वो ए बार है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब फिफ्थ स्टेप क्या होगा कि हमें क्या बनाने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स किसके फॉर्म में होंगे, 2 4 8 इसकी फॉर्म में होंगे, मतलब 2 की पावर में होंगे। ठीक है, ट्राई कीजिएगा कि हम एक ही ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को कवर कर लें। सिक्स्थ स्टेप क्या होगा, हमने ग्रुप भी बना दिए, अब क्या करना है, आपको रिजल्ट निकालना है अपना। वो कैसे निकालेंगे, अगर आप SOP यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट टर्म एंड सम देम, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का क्या करना है, सम करना है। और अगर आप पोज यूज़ कर रहे हैं POS, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का क्या करना है हमें, प्रोडक्ट। तो ये 6 स्टेप है जिससे हम कोई भी के मैप ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखो कि जो ग्रुप होते हैं ना, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल नहीं हो सकते। ग्रुप ओवरलैप भी कर सकते हैं। अगले पॉइंट क्या है कि ग्रुप जो है मे रैप अराउंड द टेबल, मतलब एक को इस कॉर्नर में है, दूसरा दूसरे कॉर्नर में है, लेकिन सेम रो में है, तो हम उनको बना सकते हैं। ट्राई करना है मिनिमम ग्रुप हो और लार्ज ग्रुप हो। सोप का मतलब मिन टर्म और सिग्मा है, पोज का मतलब मैक्स टर्म और पाई है। एक थर्ड मेथड क्वीन मैकलेस्की मेथड वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए के मैप ऑफ 3 वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो 3 वेरिएबल का मतलब A B C, 3 वेरिएबल गिवन है। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, मतलब 8 सेल्स होंगी। हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली 8 सेल्स, 0 1 2 3। देखिएगा ये 2 3 एकदम इंटरचेंज करके लिखना है।
4 5 6 7 भी इंटरचेंज करके लिखना है। इतना हो गया। 3 2 7 6 इस तरह से लिखना है। समझ। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या हो सकती है 0 और 1, और बी सी मतलब दो वेरिएबल है और दो वैल्यू है 0 और 1, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 4। क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1 क्या करने हैं इंटरचेंज करके लिखना है। इतनी बात आपको समझ आई। हम बना रहे हैं सोप का के मैप, मतलब मिन टर्म्स यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब सोप का यूज कर रहे हैं तो देखिए इसके अंदर 0 का मतलब क्या है बार और 1 का मतलब क्या है विदाउट बार। तो 0 0 मतलब बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। 0 का मतलब ए बार और 1 का मतलब ए। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो एक सेल बनी है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए बार बी बार सी बार। ऐसे ही बाकी सब की वैल्यू क्या हो जाएंगी, तो देखिए ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ए बार बी सी बार। 4 की कितनी हो जाएगी ए बी बार सी बार। 5 की ए बी बार सी, 7 की ए बी सी और 6 की ए बी सी बार। इस तरह से हम 3 वेरिएबल्स का के मैप ड्रॉ करेंगे। अब 4 वेरिएबल की बात करें तो कितनी सेल्स होंगी 16 होंगी। ए बी सी डी क्या हो गए हमारे 4 वेरिएबल्स हो गए। 2 वेरिएबल्स हैं तो 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ऐसे ही नीचे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। उसके बाद क्या होगा अंदर हम क्या करेंगे, देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे। अब ये जो 0 0 है इनकी देखिए वैल्यू सी बार डी बार सी बार डी सी डी बार, ए बार बी ए बी बार। इस तरह से लिख लेंगे। अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 7 6 6 7 इंटरचेंज हो गई। नीचे लिखेंगे अब लास्ट में 8 9 10 11 ये भी इंटरचेंज है। 12 13 14 15। तो मतलब लास्ट के जो 2 कॉलम है उनकी वैल्यू क्या करनी है आपको इंटरचेंज करके लिखनी है। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो सेल बनी है इस सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बार बी बार सी बार डी बार। इसी तरह बाकी सब की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है हमें उनका मल्टीप्लाई या फिर उनकी एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है। इतनी बात हमें समझ आई। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर पोज का के मैप ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये मैंने रब कर दिया। अब यहाँ पे देखो पोज का ड्रॉ करना है। पोज मतलब क्या हो गया मैक्स टर्म्स। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स के लिए अगर ड्रॉ करेंगे तो सेम वैसे ही हमें क्या बनाने हैं ए बी सी 3 वेरिएबल है 0 1 वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0। अंदर वैल्यू वही 0 1 2 3 4 5 6 7 एज इट इज सेम रहेगा। डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे 0 का मतलब ए है और 1 का मतलब ए बार है। 0 0 का मतलब क्या है बी प्लस सी, 0 1 बी प्लस सी बार, 1 1 बी बार प्लस सी बार, 1 0 बी बार प्लस सी। तो ये जो सेल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार और ए बार प्लस बी बार प्लस सी। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम 0 को क्या लिख रहे हैं ए और 1 को क्या लिख रहे हैं ए बार। ठीक है, जबकि सोप के अंदर हम 0 को ए बार लिख रहे थे और 1 को क्या लिख रहे थे ए। इतनी बात हमें समझ आई। दूसरा उसके अंदर हम एंड कर रहे हैं और यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं। ऐसे ही सेम 4 वेरिएबल का ड्रॉ कर सकते हैं ए बी सी डी। अंदर वैल्यू डाल दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऊपर क्या हो जाएगी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। सी प्लस डी बार सी बार प्लस डी बार सी बार प्लस डी।
ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार और ए बी। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमें सेल की वैल्यू, पर्टिकुलर सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब देखते हैं इनके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि Z, A, B, C 3 वेरिएबल है यहाँ पे। सिग्मा 1 3 6 7, सिग्मा का मतलब क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, SOP मतलब सॉप यूज हो रहा है, मिन टर्म यूज हो रहा है। 3 वेरिएबल्स का के मैप यहाँ पे ड्रॉ करना है, मतलब 2 की पावर 3 कितने सेल्स बनेंगे यहाँ पे, 8 सेल्स यहाँ पे बनेंगे। और कौन सी यूज होगी, मिन टर्म या मैक्स टर्म, तो यहाँ पे मिन टर्म यूज होंगी। तो चलिए हम यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक टेबल मैंने बना रखी है। कितने सेल है इस टेबल के अंदर, 8 सेल्स हैं। कैसे पता चला, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 सेल्स। इन बॉक्सेस के अंदर, इन सेल के अंदर जो हमें मिन टर्म दी गई है उस पे हम क्या फिल करेंगे, उसके अंदर हम 1 की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल्स है, A B C, वैल्यू लिख ली मैंने 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है, ऐसे ही A है, A की वैल्यू क्या हो सकती है, A की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, और B C की वैल्यू 4 कॉम्बिनेशन में कोई भी हो सकती है। इतना हो गया। अब इन बॉक्सेस के अंदर हम वैल्यू ड्रॉ करेंगे तो क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7। इन बॉक्सेस के अंदर हमने वैल्यू लिख ली। लास्ट के जो 2 कॉलम है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, लास्ट की वैल्यू, कॉलम की वैल्यू हमें इंटरचेंज करनी है, 3 2 7 6 1 1 1 0। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो जो गिवन मिन टर्म है, मिन टर्म में क्या एंटर करेंगे हम, 1 एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे हम, यहाँ पे 1 एंटर करेंगे। तो अब देखिए कहाँ पे 1 एंटर होगा, मिन टर्म क्या दे रखी है यहाँ पे, मिन टर्म की वैल्यू है 1 3 6 7, 4 वैल्यू दे रखी है। तो इस जो हमने टेबल ड्रॉ करी है इसके अंदर देखो 1 कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पे क्या एंटर कर दो, 1 एंटर कर दो। यहाँ पे क्या एंटर करना है, हमें 1 एंटर करना है। तो और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। अब दूसरी क्या है, दूसरी वैल्यू है यहाँ पे 3। दूसरी मिन टर्म क्या दी हुई है, 3। तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अभी यहाँ पे भी हमें क्या एंटर करना है, 1 एंटर करना है। उसके बाद अगली वैल्यू कौन सी है, अगली वैल्यू है 6। तो 6 मिन टर्म पे भी हमें क्या एंटर करेंगे, हम उसकी जगह पे 1 एंटर करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने क्या एंटर कर दिया, 1। नेक्स्ट मिन टर्म की वैल्यू कौन सी है, नेक्स्ट है 7। तो यहाँ पे 7 कहाँ पर है देखिए, और वहाँ पे भी 1 की एंट्री हो जाएगी। अब जो बाकी रिमेनिंग बच गए बॉक्सेस उनके अंदर क्या करना है, 0 की एंट्री करनी है। तो बाकी सब में हमने क्या फिल कर दिया, 0 फिल कर दिया। अगर आप नहीं भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया, 0 फिल कर दिया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाने हैं इनके ग्रुप्स। तो यहाँ पे ग्रुप देखिए किस किस का बन रहा है। तो यहाँ पे ग्रुप बन रहा है, देखो फर्स्ट रो में बन रहा है 2 का ग्रुप बन रहा है। 2 से ज़्यादा यहाँ पे कोई ग्रुप बन नहीं रहा। हमें सबसे पहले बड़े से बड़ा ग्रुप देखना है। तो सबसे बड़े से बड़ा ग्रुप यहाँ पे किसका है, 2 का है। तो यहाँ पे हमने पहला ग्रुप बना दिया 1 और 3 सेल का। ठीक है, इनको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे 1 और 3 सेल का क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। उसके बाद दूसरा ग्रुप किसका बन रहा है, 7 और 6 सेल का बन रहा है। अब यहाँ पे देखो 3 और 7 का भी बन रहा है, लेकिन 3 और 7 पहले से ही किसी ग्रुप के अंदर आ चुके हैं, तो इसीलिए इस ग्रुप को नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, अब ग्रुप बन गया। अब इनकी वैल्यू लिख लीजिए। तो वैल्यू लिखने के लिए देखिए 1 और 3 सेल में इसके ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 0, मतलब 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे ए बार, ध्यान से देखिएगा, ए बार। अब 1 और 3 सेल में बी सी की वैल्यू क्या है,
तो जो वैल्यू कॉमन हो ना वो फाइंड आउट कीजिएगा। तो बी और सी में देखिए, एक जगह पे है 0 1 और दूसरी जगह पे है 1 1। कॉमन क्या है? 1, मतलब किसकी वैल्यू कॉमन है? सी की वैल्यू कॉमन है, जो कि क्या है? 1। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? सी। तो क्या आ गया हमारा इस ग्रुप की वैल्यू? ए बार सी। उसी तरह दूसरे ग्रुप की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब बीच में प्लस लगाना है क्योंकि हम सम ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 है तो ए लिख लिया। ऊपर क्या क्या है? 1 1 1 0। कॉमन क्या है? 1, और 1 किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। तो ये क्या हो गई हमारी मिनिमाइज्ड फॉर्म हो गई, ए बार सी प्लस ए बी। अब अगर हम 4 वेरिएबल का फाइंड आउट करें तो यहाँ पे देखो दूसरा न्यूमेरिकल गिवन है, मिन टर्म दे रखी है यहाँ पे, ऊपर से 4 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, पी क्यू आर एस, मतलब बॉक्सेस कितने बनेंगे? सेल कितने बनेंगे? यहाँ पे सेल बनेंगी यहाँ पे 2 की पावर 4 मतलब 16। ठीक है, 16 बनेंगी। सिग्मा है, मतलब सिग्मा का क्या मतलब हुआ? सोप, मतलब 1 एंटर करेंगे मिन टर्म्स में। यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ कर ली और उन पे ऑलरेडी नंबरिंग की जा चुकी है, देख सकते हो आप। ए बी और सी डी 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। वैल्यू देखिए अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 हमने कर लेंगे आप। अब सीधी मैं एंट्री कर देती हूँ यहाँ पे। तो देखो पहली मिन टर्म की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे मैंने 1 एंटर कर दिया। फिर 2 है तो 2 कहाँ पर है? यहाँ पर, वहाँ पे 1 एंटर हो गया। उसके बाद कितनी है? 5, तो 5 सेल जो है वहाँ पे 1 एंटर करना है हमें। उसके बाद नेक्स्ट मिन टर्म की वैल्यू दे रखी है 7, 7 कहाँ पर है? यहाँ है तो यहाँ पे एंटर हो गया 1 एंटर हो गया। उसके बाद है 8, 8 कहाँ है? 8 लास्ट रो में है तो यहाँ पे 1 एंटर करना है। देन 10, 10 कहाँ पर है? लास्ट में ही है 10, तो यहाँ पे 1 एंट्री होगी। उसके बाद है 13, 10 के बाद कितना है हमारा? 13, तो 13 कहाँ है? नीचे ही है। 13 पे भी हमें एक 1 की एंट्री करनी है। देन 15, और 15 में भी हमें क्या करना है? 1 की एंट्री करनी है। ठीक है, इस तरह से जो जो गिवन मिन टर्म्स हैं हमने वहाँ पे किसकी एंट्री कर दी? 1 की एंट्री कर दी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जो रिमेनिंग है वहाँ पे क्या लिख देना है? 0, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ये 5 में यहाँ पे भी 1 आएगा, ये गलती से 5 लिख दिया है, यहाँ पे क्या आएगा? 1। अब हमें क्या बनाने हैं? ग्रुप्स। तो यहाँ पे देखिए लार्जर ग्रुप क्या बन रहा है? लार्जर ग्रुप बन रहा है यहाँ पर 5 7 13 और 15 सेल का। उनको हाईलाइट कर दीजिए। एक ग्रुप मैंने बताया था कि रैप भी कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे रैपिंग हो रही है। 0 2 8 और 10 इन सेल्स की क्या हो रही है? यहाँ पर रैपिंग हो रही है। और ये भी क्या बना रहे हैं? एक ग्रुप बना रहे हैं 4 सेल का। तो यहाँ पे टोटल 2 ग्रुप्स बने हैं। अब उनकी वैल्यू लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आई। तो देखिए 5 7 13 15 की वैल्यू देखी जाए तो ए बी की साइड में क्या कॉमन है? बी कॉमन है। क्या वैल्यू है उनकी? 1, 1 का मतलब क्या है यहाँ पर? बी। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर? बी लिखेंगे। बी लिखने के बाद ऊपर देखिए सी और डी में, इनमें किसकी वैल्यू कॉमन है? तो यहाँ पे डी की वैल्यू कॉमन है और वो क्या है? 1, तो हमने डी लिख दिया प्लस। दूसरे ग्रुप में देखो ए बी की 0 0 और 1 0 वैल्यू कॉमन है यहाँ पे क्या? और सी डी में 0 0 1 0 क्या वैल्यू कॉमन है? सी डी में, सी डी में यहाँ पे डी की वैल्यू कॉमन है 0, डी की वैल्यू कॉमन है। ठीक है, डी बार आएगा यहाँ पे। और उसके बाद ए बी में कॉमन है यहाँ पे 0, तो ए और 0 किसकी वैल्यू है? बी की, तो क्या आएगा यहाँ पे? बी बार। तो इसकी मिन टर्म वैल्यू क्या हो जाएगी? बी डी प्लस बी बार डी बार। इस तरह से निकाल लेंगे हम। अब इतने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम निकालते हैं पोज टर्म में। पोज मतलब कि पाई या मैक्स टर्म दे रखा होगा, ये क्वेश्चन है।
कितने बॉक्सेस बनेंगे यहाँ पे 8 बॉक्सेस बनेंगे। और पोस्ट टर्म है तो वैल्यू मतलब मैक्स टर्म में किसको एंट्री करनी है, यहाँ पर 0 की एंट्री करनी है। टेबल ड्रॉ कर लेंगे, A B C वेरिएबल लिख लेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0 इनकी नंबरिंग हो जाएगी। उसके बाद अंदर भी नंबरिंग कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे एंट्री करते हैं, 0 है वहाँ पे 0 लिख दिया, 3 की जगह 0 हो गया, 6 की जगह भी 0 लिख दीजिए और 7 मैक्स टर्म की जगह भी 0 एंटर कर दीजिए। बाकी में क्या लिख देना है, बाकी सब में 1 फिल कर देना। अब क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम ग्रुपिंग बनाएंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुप देखिए 3 और 7 किसका ग्रुप बन रहा है, यहाँ पर 3 7 का ग्रुप बन रहा है। तो हम उसको क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। एक ग्रुप बन रहा है यहाँ पर 3 7 का, 3 और 7 का। दूसरा ग्रुप बन रहा है यहाँ पर 7 और 6 का, ठीक है, 7 और 6। तीसरा जो 0 है उसका किसी के साथ भी ग्रुप नहीं बन रहा, तो वो एक अकेला ही ग्रुप बनाएगा। टोटल कितने ग्रुप बन गए, 3। इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 की वैल्यू क्या है, A क्या है, 0 जो ग्रुप है उसके लिए A की वैल्यू क्या है, 0। मतलब 0 का मतलब क्या है यहाँ पर A, ठीक है। और 0 0 B C की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 0, मतलब कि B प्लस C। इतनी बात हमें समझ आई। यहाँ पे B प्लस C और फिर ब्रैकेट बंद, डॉट लगा के हम क्या करेंगे, दूसरे ग्रुप की वैल्यू लिखेंगे। 3 और 7 में A में क्या कॉमन है, 0 1 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ऊपर देख लेते हैं। ऊपर है 1 1 1 1 का मतलब क्या है यहाँ पे B बार प्लस C बार। इतनी बात समझ आई। A की साइड में कुछ कॉमन नहीं है तो हमने कुछ नहीं लिखा। ऊपर इनकी वैल्यू 1 1 है तो हमने वहां पे क्या लिख दिया, B बार प्लस C बार। अब अगला ग्रुप क्या है यहाँ पे 7 6। 7 6 का मतलब क्या हुआ, A बार प्लस ऊपर से क्या कॉमन है, B बार। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब 4 वेरिएबल की बात की जाए तो देखिए 16 सेल होंगी, यहाँ पे फिगर ड्रॉ हो जाएगा, ABCD वैल्यू भी आप एंटर कर लेंगे। सीधी हम वैल्यू एंट्री करते हैं टेबल के अंदर। 0 है, 0 के अंदर क्या लिख दीजिए, 0। 0 के अंदर हमने किसकी एंट्री कर दी, यहाँ पे 0। उसके बाद क्या है 2 कहाँ है, लास्ट में है, तो 2 में भी हम किसकी एंट्री कर देंगे, यहाँ पे मैक्स टर्म की बात हो रही है इसलिए हम 0 की एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 में भी 0, फिर उसके बाद है 7 में 0, उसके बाद क्या है 8 में भी 0, उसके बाद है 10, फिर है हमारा 13 एंड देन हमारा क्या है 15। सब में क्या लिख दिया 0, बच गई जो, उनमें क्या लिख देना है 1। अब क्या बनाएंगे ग्रुप, तो यहाँ पे ग्रुप देखिए एक ग्रुप बन रहा है यहाँ पर 5 7 13 और 15 सेल का। एक ग्रुप किस चीज का बन रहा है, 5 7 13 15 का। और जो दूसरा ग्रुप बन रहा है वो यहाँ पे 0 2 8 और 10 का बन रहा है। इनको हाईलाइट कर देते हैं जो हमारे ग्रुप बन रहे हैं 5 7 13 15 और उसका अलावा दूसरा है 0 2 8 10। अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जो 0 2 8 10 है उसके अंदर ए बी में क्या कॉमन है, ए बी में कॉमन है B, मतलब कि B की वैल्यू है 0 तो B हो जाएगा। और सी डी में क्या कॉमन है D, तो मतलब क्या हो जाएगा B प्लस D। उसी तरह 5 7 13 15 में क्या कॉमन है, B की वैल्यू 1 मतलब कि B बार, और सी डी में क्या कॉमन है 1 मतलब कि D बार, तो B बार प्लस D बार। तो चलिए अभी हमारा थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, के मैप कैसे डिज़ाइन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर कैसे होती है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी एडिशन, सबट्रैक्शन। उसके अलावा हमने नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन भी कर लिया है, लॉजिक गेट्स की भी बात कर ली है, यूनिवर्सल गेट्स की भी बात कर ली है। तो मोस्टली आपके बीपीएससी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं।
क्योंकि मैंने आपके दोनों एग्जाम देखे हैं तो वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉम्बिनेशनल सर्किट मल्टीप्लेक्सर है वहां से उसने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं अभी तक, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं कि इस बार भी पूछेगा या नहीं पूछेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ये जो बच गए ना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉम्बिनेशनल क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट क्या हो, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इन एमसीक्यूज को भी कवर करेंगे एंड इसी के साथ आपका बूलियन अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है ना वो है कि x 5 6 7, ये आपका ट्री 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑक्टल बेस है प्लस 2y(x5) इज इक्वल्स टू 7 1y(x). तो यहाँ पे हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। अब सिंपल सा तो ये क्वेश्चन है, अगर ये डेसिमल की बात होती ना तो सिंपल सी बात थी कि आपको यहाँ पे दो वैल्यू गिवन है, ठीक है, उनका यहाँ पे एडिशन हो रहा है एंड यहाँ पे आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम x एंड y को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू को इक्वेट करके यहाँ पे हम उनकी कैलकुलेट कर लेते। लेकिन यहाँ पे बात हो गई किसकी, ऑक्टल की। अब ऑक्टल में हमें क्या है, हमें पहले ऑक्टल एडिशन करना आना चाहिए। हमने बाइनरी एडिशन करना सीख लिया, डेसिमल हम बचपन से करते आए हैं, लेकिन अब ये ऑक्टल वाला एडिशन कैसे होगा, या फिर मान लो यहाँ पे हेक्साडेसिमल दे देता, तब हेक्साडेसिमल भी आ सकता है ना। तो लेकिन फिलहाल आपके एग्जाम में सिर्फ ऑक्टल आया है तो हम ऑक्टल की बात करेंगे। तो ये ऑक्टल एडिशन कैसे होता है, तो मैं आपको एक बताती हूँ कि ऑक्टल एडिशन के लिए काफी छोटी सी एक ट्रिक सी है। वो क्या है कि एक ऑक्टल एडिशन की एक टेबल है, आप एक बार उस टेबल को देख लो, काफी इजी सी टेबल है, आपके माइंड में रह जाएगी एंड उससे आपका ये वाला क्वेश्चन काफी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ वो टेबल। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने साइड में ये ऑक्टल एडिशन की टेबल को पहले से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब इस टेबल को समझो या फिर मैं याद करने का तरीका देखो कैसे है। ऑक्टल में कितनी वैल्यूज होती है, ऑक्टल में 0 to 7 तक वैल्यूज जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 to 7 ऊपर लिख दिया रो में एंड 0 to 7 आपका यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। तो दोनों साइड हमने 0 to 7 लिख दिया। यहाँ जो ऊपर 0 to 7 है इसको हमने नाम दिया है a वेरिएबल एंड ये वाले को हमने नाम दिया b वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको ये वाली टेबल में वैल्यूज कैसे फिल करनी है, तो सिंपल सा मेथड, ऊपर से स्टार्ट करो लिखना 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब नीचे लिखो, पजल्स होती है ना उसी तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करो 1 से, फिर काउंटिंग करो, 7 से ऊपर नहीं जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लास्ट वाले को छोड़ दो, 2 आ गया, 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, 5 6 7, 6 7 और 7 हो गया। अब ये जो बच गए ये मैंने कैसे फिल किए, तो यहाँ से स्टार्ट करो सबसे लास्ट में, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू वहीं पर है। 10 से स्टार्ट करो, 10 11 12 13 14 15 16। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैसे 16 है लेकिन 1 और 6 ऑक्टल में अलाउड है ना। फिर यहाँ पे देखो 10 11 12 13 14 15, 10 11 12 13 14, 10 11 12 13, 10 11 12, 10 11 और 10। इस तरह से आप अपनी ये टेबल डिजाइन कर लोगे। सिंपल सा है ना, इजी सा मेथड है, एक दो बार डिजाइन करोगे तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा कैसे डिजाइन हुआ है। अब इसकी हेल्प से हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखो कि ये जो फर्स्ट टर्म है ना जो आपको पहले मेंशन की गई है, ये वाली वैल्यूज आपको इस ए वाली लाइन में ढूंढनी है, ठीक है। एंड ये जो सेकंड वाली वैल्यूज है ये आपको इस बी वाली लाइन में ढूंढनी है। तो मतलब कि ये जो पहली वैल्यू है ये आपका ए वेरिएबल बनेगा एंड ये जो सेकंड वैल्यू है ये आपका बी वेरिएबल बनेगा। अब कैसे बनेगा, तो वो यहां देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा, ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख ली एज इट इज x 5 6 7 एंड दूसरी वैल्यू यहाँ पे लिख दी 2 5 2y x 5, ठीक है। एडिशन करेंगे, इस थर्ड वाली को छोड़ दो, पहले इन्हीं का एडिशन करेंगे। अब 7 को a में ढूंढो, 7 को a में यहाँ पे है एंड 5 को b में ढूंढो, तो 5 यहाँ पे हो गया। अब 7 और 5 को मिला के क्या वैल्यू मिल रही है आपको, तो यहाँ देखो 14 मिल रही है ना, 14 मिल रही है। तो मतलब यहाँ पे 4 तो वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 4 हमने यहाँ लिख दिया एंड 14 था तो 1 क्या चला गया, कैरी बन गया, 1 ऊपर क्या चला गया, कैरी हो गया। अब यहाँ पे ऐड करेंगे, अब यहाँ पे पहले 1
बनेगा, 1 को हम ए में ढूंढेंगे एंड 6 को हम क्या करेंगे, बी में ढूंढेंगे। तो 1 और 6 को आप पर आपको क्या वैल्यू मिल रही है, तो देखो ये 1 एंड ये 6 और इस पे आपको क्या वैल्यू मिली है, 7 मिली है। ठीक है, तो अभी हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या आ गया, इंटरमीडिएट रिजल्ट हमारा 7 आ गया। अब 7 को हम ए में देखेंगे एंड x को हम क्या देखेंगे, बी में, लेकिन x की कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे 7 प्लस में x। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपका वैल्यू है 5 को आपको ए में ढूंढना है एंड y को बी में। फिर वही बात कि y की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 5 प्लस में y लिख दिया। ऐसे ही नेक्स्ट वाले को भी हमें क्या लिख देना है, x प्लस में 2। अगर इनकी वैल्यू होती तो हम ऐड कर देते, लेकिन भाई वैल्यू ही नहीं है तो हमने सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख दिया। हमारे पास क्या वैल्यू आई, x प्लस 2, 5 प्लस वाई, 7 प्लस एक्स और 4, ये हमारी वैल्यू आई एडिशन करने के बाद। ऊपर भी एडिशन करने के बाद उन्होंने एक वैल्यू गिवन करी है, अब उसको इसके इक्वल रख देना है, रखो इसके इक्वल 7 1 वाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेट कर दो इन वैल्यूज को, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे है 4, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, x की वैल्यू मिल गई आपको 4, है ना। अब y के लिए देखो, y को किसके इक्वल रखना है, 7 प्लस एक्स के, तो 7 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस 4। 7 प्लस 4 की वैल्यू टेबल से निकालो, तो यहाँ पे देखो 7 ये रहा, 4 ये रहा, क्या वैल्यू मिल रही है आपको, 13, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिली 13, जिसमें 3 हमने वैल्यू रख ली और 1 क्या चली जाएगी, यहाँ ऊपर कैरी बन जाएगी। तो हमारा y का आंसर कितना आ गया, 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और 3, x की वैल्यू हो गई 4 एंड y की वैल्यू हो गई 3। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आप समझ में आया, अगर नहीं समझ आया तो एक बार और बताती हूँ। देखो यहाँ पे सिंपली हमने दोनों टर्म्स को लिख लिया, एज इट इज लिख लिया। ये टेबल आपको रखनी है अपने पास, साइड में बना लेना, अपने एग्जाम में ड्रॉ कर लेना। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाली टर्म्स a का वेरिएबल बनेगी एंड यहाँ पे नीचे वाली टर्म्स b वेरिएबल की वैल्यू बनेगी। 7 और 5 की वैल्यू हमने देखा, यहाँ पे 7 और 5 की वैल्यू आपको 14 मिली, 4 हमने रख लिया, 1 कैरी चला गया। फिर यहाँ पे 1 और 6 की वैल्यू हमने देखी, क्या मिली हमें, 7 मिली, फिर 7 प्लस में x हमने रख दिया, फिर यहाँ पे 5 प्लस वाई रख दिया, x प्लस 2 रख दिया। अब ये क्या किया, इस रिजल्ट को हमने गिवन रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहाँ पे ये x की वैल्यू हमें क्या मिली, 4, इस y की वैल्यू किसके इक्वल है, 7 प्लस एक्स, ये 1 किसके इक्वल है, 5 प्लस वाई, ये 7 किसके इक्वल है, x प्लस 2। ठीक है, लेकिन आपको कहां से चलना है, आपको राइट टू लेफ्ट चलना है, क्योंकि कैरी भी तो जनरेट होती है। तो x की वैल्यू तो 4 है, ये फाइनल हो गई। फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू 4 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 7 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, 7 प्लस 4 से हमें क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। यहाँ पे 1 क्या चली गई, कैरी चली गई। अब ये 1 कहाँ कैरी बनेगी, ये आपकी ऊपर वाली नेक्स्ट वैल्यू की कैरी बनेगी, लेकिन हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये तो हो गई ऑक्टल एडिशन की बात। अगर मान लीजिए एग्जाम में ऑक्टल सब्ट्रैक्शन आ जाए तब क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो ऑक्टल सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना है, मान लो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, 4 5 6, उसके बाद है 1 2 3। अब देखो एक बात समझो, जब आप डेसिमल में सब्ट्रैक्शन करते हो तो आप करना आता है ना, वहां पे आप बोरो करते हो, आप सिंपली वहां पे डेसिमल में सब्ट्रैक्शन कर लेते हो। बाइनरी सब्ट्रैक्शन की हमने बात कर ली है। अगर ऑक्टल सब्ट्रैक्शन आ जाए तो यहाँ पे बोरो क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे बोरो क्या करते हैं, 8 को बोरो करेंगे, क्योंकि बेस क्या है यहाँ पे 8, जिसका जितना बेस होगा उसमें उतना ही बोरो होगा। अगर यहाँ पे हेक्साडेसिमल होता तो यहाँ पे 16 को हम बोरो करते। अब यहाँ पे माइनस करो, 6 में से 3 गया, सिंपली है भाई 3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक मिनट रुकिए, 5 में से 4 गया, 3 आ गया, 4 में से 1 गया, 3, तो यहाँ पे कोई बोरो नहीं हुआ है ना। तो ये तो सिंपल सा हो गया। एक बोरो वाला मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखिए बोरो के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 0 4 6, उसके बाद है 6 5 3, ये है। अब माइनस करना है, 6 में से 3 गया, 3 आ गया।
अब 4 में से 5 नहीं जा सकता, वो बोरो लेगा। अब इसने इससे बोरो लिया, लेकिन 0 क्या बोरो देगा, 0 भी बोरो नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता, तो इसने 2 के पास से मांगा, 2 दे सकता है। तो 2 ने क्या दिया, 2 ने 0 को 8 दे दिया, ठीक है। अब 0 के पास 8 हो गया, 8 प्लस 0 मतलब 8 हो गया। अब 4 को भी चाहिए, तो इस 8 ने अपने में से एक इसको दे दिया, तो मतलब यहाँ पे इसको क्या मिल गया, इसको तो मिल गया 8 मिल गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 7 बच गया, ठीक है। बोरो हमेशा 8 का ही जाएगा, तो यहाँ पे 2 ने जब कुछ दिया तो 2 ने 8 दिया, 0 के पास कितना बन गया, 8 बन गया। अब 0 किसको दे रहा है, 4 को दे रहा है, तो 0 4 को 8 दे देगा, और उसके पास कितना बच जाएगा, उसके पास बच जाएगा 7, और 2 के पास कितना बच जाएगा, 1। समझ में आया ना। 2 ने 8 दिया, फिर 0 ने भी क्या कर दिया, 8 को आगे भेज दिया, और उसके पास एक कम हो जाएगा, 7 हो गया, और 2 ने, और मेन कौन था, 2, तो 2 के पास एक कम हो जाएगा, 2 के पास जो भी वैल्यू थी उसमें से एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1। अब यहाँ पे इसने 8 दिया, तो 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7। यहाँ पे कितना बचा, 7, 7 में से 6 गया तो 1, और यहाँ पे कितना हो गया, 1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्टल सबट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि कैसे ये एग्जाम में आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द रेंज ऑफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 3। The range of the numbers that can be represented in 8-bit using 2's complement representation is। तो यहाँ पे 2's complement में आपको 8-bit नंबर्स की रेंज बतानी है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 8 कितनी है, आज ही हमने डिस्कस किया है कि 2's कॉम्प्लीमेंट में अगर आपके पास n बिट है तो उसकी रेंज कितनी होती है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 8 बिट है, तो 2 की पावर 8 माइनस 1 करके, है ना, 2 की पावर n माइनस 1 होती है, तो यहाँ पे 2 की पावर 8 कितनी होती है आपकी, पहले आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो 8 माइनस 1 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितनी होती है आपकी, 128। तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, -128 टू +127। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, इसमें देखो यहाँ पे इस तरफ तो आपको ऑक्टल बेस गिवन है, एंड यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल बेस गिवन है। यहाँ पे आपको x एंड y की वैल्यूज बतानी है। इफ 1x 1y इज इक्वल्स टू 1 2 c9, तो यहाँ पे x एंड y की वैल्यू क्या रहेगी। तो देखो जब भी आपके पास दो अलग अलग बेस गिवन है और उनको इक्वल बताया गया है, तो मतलब कि वो इक्वल है। इक्वल वो कब पता चलेंगे, जब आप उनको डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे ना, तो उनकी वैल्यू इक्वल आएगी। जब भी आपके पास कोई दो बेस गिवन है, तो आप उनको सबसे पहले क्या करना है, आपको उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी वैल्यू को कंपेयर कीजिए एंड x एंड y की वैल्यू वहां पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं बताती हूँ, यहाँ पे देखिए एक बार इनको रब कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा स्पेस मिले हमें। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसको, 1x 1y को ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें नंबर कन्वर्जन आते हैं ना, तो हमें ऑक्टल से डेसिमल में मैंने आपको करना बताया था। तो देखो यहाँ पे ऑक्टल में डेसिमल से कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको। तो यहाँ पे देखो एक बार तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कीजिए। ये पूरा इक्वेशन इस तरह से है, 1 1 y इज इक्वल्स टू 1 2 c9, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में 1 गिवन है, तो 1 x 1 y इज इक्वल्स टू 1 2 c9। अब यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले मैं इस ऑक्टल को क्या करूंगी, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते थे, हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, फिर यहाँ पे आपकी 8 की पावर 2, यहाँ पे है 8 की पावर 3 एंड 8 की पावर 4, लिख लिया। दूसरी साइड भी लिख लेते हैं, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 एंड 16 की पावर 3। अब यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना आता है ना, कैसे करोगे, 8 की पावर मैं आपको बोल के बता देती हूँ, 8 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू में 8 की पावर 1 प्लस में y इंटू में 8 की पावर 0। दूसरे साइड क्या बन जाएगा आपका, 1 इंटू में 16 की पावर 3 प्लस 2 इंटू में 16 की पावर 2 प्लस c का मतलब होता है 12, तो 12 इंटू में 16 की पावर 1 प्लस 9 इंटू में 16 की पावर 0।
इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या आएगा। मैंने इसको नोटबुक में सॉल्व किया था। तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी 4096 प्लस 512 प्लस 64x प्लस 8 प्लस वाई। ये तो बन गया आपका ऑक्टल टू डेसिमल। उसके बाद यहाँ पे हेक्साडेसिमल की जो टर्म आई थी वो थी आपकी 4096 प्लस 512 प्लस 192 मल्टीप्लाई 9, 192 मल्टीप्लाई प्लस में 9, ठीक है, 192 प्लस में 9। तो यहाँ पे 4096 512 ये तो पूरा कैंसिल हो जाता है। फिर आपके पास क्या बचता है 64x प्लस में y और उस साइड में 192 प्लस 9 और इस 8 को भी हम उसी साइड ले गए 8 माइनस 8। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 193। अब आपको बताना है कि x और y की कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है कि आपका आंसर 193 आ जाए। तो ऑप्शंस की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें और y की वैल्यू 1 रखें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 193। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 1, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बिट नंबर्स इक्वल्स टू इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट। काफी इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका टूज कॉम्प्लीमेंट करोगे तो सेम वही नंबर आएगा। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली देखो, अगर मैं 1000 का यहाँ पे निकालूं, 1000 का आपको क्या निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे हो जाएगा, 0 को 1 में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 को 0 में, फिर 1 ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 1 यहाँ पे 1 0 होता है तो 0, 1 कैरी हो गई, 1 प्लस 1 यहाँ पे 0, 1 कैरी, 1 प्लस 1 यहाँ पे 0, 1 कैरी, 1 प्लस 0 1। तो यही आपको वापस से नंबर मिल गया। तो 1000 आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। The number of ones in the binary representation of the value of the decimal expression of। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ भी है। जब हम बूलियन अलजेब्रा के एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया था ना, तो मैंने आपको उसको लिंक भी प्रोवाइड करवाया था। तो वहां पे मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था। मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो देखो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि ये जो आपको ये टर्म मेंशन है ना यहाँ पे 16, 9, 16, 7, 16, 5, 3, इन सबको क्या करना है, आपको 2 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको 2 की पावर में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, 16 को 2 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 4। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 4, ठीक है। और 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3, फिर आपका क्या है, साथ में है 9। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को आप लिख सकते हो यहाँ पे किस तरह से लिखोगे, 8 प्लस में 1, क्या बन जाएगा आपका 9 बन जाएगा ना, क्योंकि 8 को हम 2 की पावर 3 में कन्वर्ट कर देंगे एंड 1 को हम 2 की पावर 0 में कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है आपकी 16, वो तो आपकी कन्वर्ट हो गई 2 की पावर 4 में, एंड उसकी भी पावर क्या चल रही है, 2 चल रही है। फिर यहाँ पे जो 7 है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 4 प्लस 2 प्लस 1, इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे 16 को हमने फिर से 2 की पावर 4 में लिखा, एंड फिर है आपका 5, तो 5 को हमने लिख दिया 4 प्लस में 1। उसके बाद है 3 को हमने सिंपली 2 प्लस 1 कर दिया। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या करना है, अब बाकियों को भी आपको 2 की फॉर्म में लिख देना है। तो इसको क्या करिए, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 की पावर 12, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 को क्या लिख देंगे हम, 2 की पावर 3, 1 को हमने कर दिया 2 की पावर 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 को 2 से, तो 2 की पावर 8, इनको करिए 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 0। फिर आगे चलिए प्लस 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर
0। उसके बाद आगे क्या है 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 0। इस तरह से हो गया। अब देखिए वैसे तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, लेकिन आपका आंसर यहीं से निकल जाएगा। क्यों, आप इतना टाइम होता भी नहीं है हमारे पास कि हम इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करें जब हमारा आंसर निकल रहा है। आगे कैसे करोगे, आगे सिंपली ये है कि 2 की पावर 12 को इनसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 की पावर 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 4 को इससे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आप इनको जब कैलकुलेट करोगे तो ये बाइनरी फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि आपके कितने यहाँ पे टोटल एक्सप्रेशन बनेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो जब 2 की पावर 12 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक्सप्रेशन ये बन गया, फिर एक एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, है ना, 2 हो गए। फिर जब 2 की पावर 8 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एक्सप्रेशन आ जाएंगे, 1 2 3, टोटल कितना हो गया 5। इसी तरह से यहां से 2 मिलेंगे 6 7, यहां से 2 मिलेंगे 8 9। तो टोटल आपके पास कितने एक्सप्रेशन बन गए, यहाँ पे टोटल 9 एक्सप्रेशन बन गए। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वंस भी कितने आएंगे आपके, मैक्सिमम 9 आएंगे। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ ये एक्सप्रेशंस काउंट करने हैं और उससे आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें। ये ऑप्शन आपका 9 करेक्ट रहेगा। द बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स बार वाई इक्वल्स, तो यहाँ पे x प्लस एक्स बार वाई की वैल्यू क्या होती है ये आपको यहाँ पे बताना है। अब देखो कैसे करोगे इसको कैलकुलेट, यहाँ पे आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे जो x प्लस एक्स बार वाई है, ये सिंपली तो यहाँ पे ऐसा कुछ कॉमन आपको दिख नहीं रहा है ना, लेकिन अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो आपको यहाँ पे कुछ तो इसको इक्वेशन में बनाना पड़ेगा। तो x बार के साथ तो y है, तो x में भी आपको y लेके आना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, x को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 प्लस में y, क्योंकि 1 के साथ आप कुछ भी करोगे ऐड तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस में y। ठीक है, उसके बाद प्लस x बार y हो गया, इतना हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए x इंटू में 1 प्लस x इंटू में y प्लस x बार y, इतना हुआ। अब यहाँ पे x इंटू में 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस में दूसरी साइड से क्या कॉमन आ रहा है आपका, y कॉमन आ रहा है। क्या अंदर बचा हमारे पास, x प्लस में x बार बचा हमारे पास। x प्लस एक्स बार की वैल्यू कितनी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री लो है ये, 1 होती है। तो यहाँ पे x प्लस में y इंटू में 1 आ जाएगा, एंड y इंटू में 1 क्या होता है, y ही होता है। तो x प्लस y आपका आंसर रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है आपका द बूलियन एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बूलियन वेरिएबल। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, काफी इजी सा क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा है कि आप कॉमन ले लीजिए, कहां से क्या कॉमन आ रहा है। तो ए बी प्लस ए बी बार, यहाँ पे मेंशन कर देती हूं मैं, ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस में ए सी। अब कॉमन निकालते हैं, चलिए यहां से, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए, एंड यहां से कॉमन आ रहा है आपका सी। तो ए, फिर यहाँ पे क्या हुआ, बी प्लस में बी बार प्लस सी कॉमन आया, ए बार प्लस में ए कॉमन आ गया। अब b प्लस बी बार क्या होता है आपका, b प्लस बी बार होता है 1, तो यहाँ पे आ गया a, प्लस ए बार क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ क्या आ गया c। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है a प्लस सी। यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे b वेरिएबल नहीं है, तो मतलब ये आपका बूलियन वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ b वेरिएबल। तो ये आपका बूलियन एक्सप्रेशन में क्या नहीं है, आपका b वेरिएबल नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बूलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी सी इक्वल, सीधा सा ये एक रूल पूछा गया है जो बूलियन लो की हमने बात की थी, तो वहां पे मैंने आपको ये रूल बताया था, a प्लस बी सी डिस्ट्रीब्यूटिव लो है ये। क्या करोगे, a प्लस बी ए प्लस सी, इसको मेंशन करते हैं, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स वाई इक्वल्स, यहाँ पे क्या करना है, x कॉमन ले लेना है। ठीक है, x प्लस में y क्या ले लेना है, x कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, x कॉमन आया तो हमारे पास आया 1 प्लस में y। 1 प्लस वाई क्या होता है आपका, 1 होता है। आंसर क्या आ गया, x आ गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्होंने ना ये लगभग सेम ही है, ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, x इंटू में x प्लस वाई। अब मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स प्लस में x
y, कर लिया मल्टीप्लाई। x इंटू एक्स क्या होता है, x होता है, प्लस में एक्स वाई, देखो सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन बन गया ना, x प्लस एक्स वाई, क्या आंसर आएगा आपका, x आएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x इज ए बूलियन वेरिएबल देन, अब यहाँ पे देखो मैंने दोबारा से आपका पेपर देखा तो यहाँ पे 4 टाइम्स यहाँ पे बार लगाया हुआ है, ठीक है। तो आपके एग्जाम के हिसाब से बात करें, अगर यहाँ पे 4 टाइम्स बार है तो क्या करिए, राइट साइड से डिवाइड करते हुए चलिए, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, x। अगर ये 3 टाइम्स बार होता यहाँ पे तो 1 x बार आता आंसर, लेकिन आपके पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एक बार कम लगाया है तो इसका मतलब ये कट हो गया, x बार यहाँ पे इसका आंसर हो गया, ठीक है। In two-valued Boolean algebra, the maximum number of Boolean function for two variables will be 8, 12, 16. यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बूलियन फंक्शंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 की पावर n, ये क्या है आपका बूलियन फंक्शंस निकालने का फॉर्मूला है। n की वैल्यू कितने दे रहा है यहाँ पे 2 वेरिएबल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। फॉर्मूला याद रखना 2 की पावर 2 की पावर n, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सिंप्लीफाई करना है आपको यहाँ पे f इज इक्वल्स टू a बार c प्लस a बार b प्लस a b बार c प्लस में b c। अब मैंने आपको बताया था कि आप ये जो सिंप्लीफाई है ना, ये बूलियन रूल्स को भी यूज करके कर सकते हो और इनको आप के मैप को यूज करके भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे कोई रूल लगाओगे तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा, मतलब काफी आपका टाइम ले लेगा, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसीलिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना किसकी हेल्प से, के मैप को डिजाइन करके, उससे ये क्वेश्चन आपका काफी जल्दी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो देखो के मैप इसका हम कैसे डिजाइन करेंगे मैं आपको बताऊं यहाँ पे। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। के मैप डिजाइन करना मैंने आपको आज ही सिखाया है। तो यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे टोटल आपके हैं 3 वेरिएबल्स a b c, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर 3 मतलब यहाँ पे 8 बॉक्सेस बनेंगे। तो चलिए 8 बॉक्सेस बना लेते हैं। ये हो गया आपका, हमने एक यहाँ पे कर लिया, ठीक है। कैसी भी लाइन हो रही है उस क्या फर्क पड़ता है उससे। यहाँ पे हो गया आपके 2 बॉक्सेस, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे 4 बॉक्सेस टोटल हो गए, फिर यहाँ पे 6 एंड 8 बॉक्सेस हो गए आपके बॉक्सेस यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका 0 1, फिर ये क्या है आपका 0 0, ये है 0 1, ये 1 1 एंड ये 1 0। इसका मतलब ये क्या हुआ a बार, और ये क्या है आपका a, ये क्या है आपका b बार और c बार, और ये क्या हो गया आपका b बार एंड c, और ये क्या है आपका bc, और ये क्या है आपका bc बार, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या है आपका a बार c है, तो a बार कहाँ है आपका, a बार यहाँ पे है, और c कहाँ पे मिल रहा है, c आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, और c आपको दूसरा कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो अब क्या करना है आपको यहाँ पे कि आपको a बार c और b वेरिएबल इसमें नहीं है, तो आपको a b0 और b1 दोनों के लिए आपको ये एक्सप्रेशन के लिए क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे आपको एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा a बार c और b, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको a बार c और b बार, ठीक है। वैल्यू फिल कर देते हैं, 1 फिल करेंगे यहाँ पे a बार, और यहाँ पे एक बार 1 फिल कर दिया, और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया 1 फिल कर दिया, ठीक है। इतना हो गया। अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या है आपका, यहाँ पे दूसरा एक्सप्रेशन है हमारा a बार b, ठीक है। अब a बार b में आपका c वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक बार c भी लेंगे और एक बार c बार भी लेंगे। तो चलिए फिल करते हैं यहाँ पे हम वैल्यू। a बार कहाँ है आपका, a बार ये हो गया, फिर क्या है आपका b आपको यहाँ मिल रहा है एंड b आपको यहाँ मिल रहा है। तो एक बार हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे a बार b c, तो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू है, पे हमने 1 वैल्यू फिल कर दी। थर्ड आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है a b बार c, तो a, ठीक है,
फिर यहाँ देखिए बी बार और सी, तो यहाँ पे 1 फिल हो गया। नेक्स्ट आपका एक्सप्रेशन है बी सी, अब इसमें ए नहीं है तो एक बार ए बार बी सी, यहाँ ऑलरेडी वैल्यू है, फिर एक बार ए बी सी, यहाँ भी ऑलरेडी वैल्यू है। तो ये क्या हो गया आपका, हमने के मैप यहाँ पे डिजाइन कर लिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने के लिए देखो यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग बन गई एक। तो अब इस ग्रुपिंग में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा, ऊपर वाली से मिल रहा है आपको, यहाँ से आपको सी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे तो आ गया सी प्लस। दूसरा एक्सप्रेशन आपका क्या बन रहा है, दूसरा आपका यहाँ से ये एक्सप्रेशन बन रहा है, यहाँ से आपको ए बार मिल गया, तो यहाँ से हमें ए बार मिल गया, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या कॉमन मिला, तो यहाँ से आपको कॉमन मिला है, यहाँ से देखो, ये ध्यान से देखो, ये सी बार है ना। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे आपका कॉमन है आपका बी, तो ए बार बी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या किया है, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार और बताती हूँ। यहाँ पे देखो, इसको रब करते हैं। सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू को आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे देखो, ये आपको क्या मिल रहा था, ये 0 0 है, ये आपका 0 1 है, ये आपका 1 1 है, ये आपका 1 0 है, ये बी बार सी बार है, ये आपका बी बार सी है, ये बी सी है एंड ये बी सी बार है, ये आपका ए बार है, ये आपका ए है, ठीक है। ए बार सी, ए बार आपको यहाँ से मिला एंड सी यहाँ पे कहाँ से मिल रहा है आपको, सी देखिए यहाँ पे सी आपको मिलेगा प्लस का, एक बार यहाँ पे मिलेगा एंड एक बार आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो सी हमने दोनों में 1 1 फिल कर दिया। फिर आपका है ए बार बी, तो ए बार आपको यहाँ से मिल रहा है एंड बी आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो बी आपको मिलेगा एक तो यहाँ पर और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे भी 1 1 फिल कर दिया। थर्ड है आपका ए बी बार सी, तो ये हमें यहाँ से मिल रहा है, यहाँ फिल कर दिया। फोर्थ है आपका बी सी, तो बी सी में आपको एक बार तो ए बार बी सी है वो यहाँ पे है, एक बार ए बी सी है वो यहाँ पर है। हमने ग्रुपिंग कर ली इनकी, एक बार ये ग्रुप बना लिया और एक ये ग्रुप बना लिया। इस पूरे ग्रुप में आपका सी कॉमन है एंड इस वाले ग्रुप में आपका ए बार और बी कॉमन है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ गया, सी प्लस में ए बार बी, ठीक है। अगर आपको के मैप डिजाइन करना आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसका आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर रहेगा। Which of the following logic gates is called universal gate? NAND और NOR gate आपके universal gate होते हैं। The minimum number of NAND gates required to implement Boolean function f is equals to x bar y plus x y bar। अब जब मैं आपको लॉजिकल गेट्स करवा रही थी तो मैंने आपको ट्रिक करवाई थी कि यहाँ पे कितने NAND और NOR गेट चाहिए बाकी के गेट्स बनाने के लिए। ध्यान से देखो, ये क्या है आपका, ये एक्सोर गेट है और एक एक्सोर गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट चाहिए, अगर आप उस टेबल को देखोगे तो आपको मिलेगा 4। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, 4। Boolean algebra can be used for designing the digital computers in building the logical symbols in circuit theory। तो for designing the digital computers। To display time in railway station, which digital circuit is used? 7 segment, 8 segment, 8x3 multiplexer, तो 7 segment decoder। Drive the Boolean expression for the logical circuit given below। तो यहाँ पे देखिए, तो सिंपल सा है, ये क्या है आपका, ये आपका ट्री 1 में आया था, तो ये आपका क्या है, और गेट है। और गेट है तो मतलब आपको यहाँ से क्या मिला, a प्लस में b मिला, ठीक है, ये a प्लस b। फिर यहाँ पे क्या इनपुट जा रही है, c, ये क्या है एंड गेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू में c। अब ये इनपुट यहाँ पे आई, इसको क्या इनपुट मिली, d, एंड गेट है तो मतलब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा इस इनपुट के साथ, d। फिर ये इनपुट इसकी बनी है यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी इनपुट बन जाएगी। यहाँ पे क्या मिला आपको, e सेकंड इनपुट है, एंड गेट है तो मतलब इस इनपुट के साथ e क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। देख लीजिए आंसर कहाँ पे है, ये c a प्लस b d e। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। तो ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सोप एंड पोज होती है, लेकिन आप कहोगे कि मैम यहाँ पे सोप एंड पोज नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोम एंड POM गिवन है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोम एंड POM, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म जो आपकी कैनोनिकल फॉर्म है वो रहेंगी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। एंड अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सम ऑफ मिन टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। लास्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी शोज द ऑपरेशन। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, देखो एक्सोर का तो है नहीं, ये आपका कुछ ऐसा यहाँ पे कॉमन भी नहीं आ रहा है कि जिससे आप इसको सॉल्व कर लो। तो ध्यान से देखो,
यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट हो रहा है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, और फिर उनका क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट, तो ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। बूलियन अलजेब्रा से, नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको करके आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना, कमेंट करके भी बता सकते हो कि क्लास कैसी लगी। नोट्स चाहिए तो पेड है, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहां से आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू।